चलिए तो कैसे हैं। नमस्कार सभी भाई लोगों को। तो देखिए इस क्लास के माध्यम से हमने ये जो बुक बताए थे कि सार संग्रह, यही बुक का हम जो बीएसएससी इंटर लेवल के जो एग्जाम है इन्हीं से जो सार संग्रह वन लाइनर प्रश्न है, उन्हीं प्रश्न को हम अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 इससे पहले हमने दिया था, बट पार्ट 1 से ज़्यादा बेस्ट करने का प्रयास पार्ट 2 में किया गया है। और ये हमारे कुछ नोट्स हैं पार्ट 2 से संबंधित, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जैसे दिया है उसको किस तरीके से क्वेश्चन आपको देंगे कि ताकि उसका हम सब और अच्छे तरीके से प्रश्न बना सके। जैसे एक प्रश्न दिया है इसमें, अब उसी प्रश्न को पढ़ेंगे, उससे संबंधित और कितने प्रश्न बनेंगे वो इस पेज में है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। यहां से क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकती है वो, क्योंकि प्रश्न जल्दी में याद कर सके, जल्दी में आपको बतला सके, जल्दी में उस चीजों को डिस्कस कर सके, इसके लिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अर्थात जैसे देखिए यूएनओ का पहले फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका मुख्यालय, ये एक संस्था है विश्व में, यूएनओ एक संस्था है। क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ? जब दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सभी देश ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसी का नाम दिया गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। सब देश उसमें मिलजुल करके रहेंगे, किसी भी मामले में उलझने या इकोनॉमिक्स बहुत सारे चीजों को समझने के लिए, एक देश दूसरे देश को समझने के लिए, कि ताकि कभी विश्व में ऐसा दूसरा अर्थात तीसरा विश्व युद्ध ना हो। आप सब बातों को साफ शब्दों में यही है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए यूएनओ की क्या की गई, स्थापना की गई। इसी की मुख्यालय पूछा है, तो इसका मुख्यालय ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, और इसका ये प्रश्न पूछे थे निम्न लिपिका भर्ती परीक्षा, आप देख सकते हैं। और ये एग्जाम हुई थी कब, 21/8/2005 ईस्वी को। ठीक है, देखिए यूएनए, तो सबसे पहले यूएनए के बारे में सोचिए, इसके सदस्य देश कितने हैं। यहां हम क्वेश्चन लिख देते हैं, कितने देश सदस्य हैं। पहला प्रश्न हो गया, इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसका सदस्य देश 193 है। ठीक है, 193 देश इसका क्या है, सदस्य है। इस 193 देश में सबसे अंतिम में जुड़ा था 2011 ईस्वी में कौन, अफ्रीका दक्षिणी, कौन अफ्रीका दक्षिणी सूडान, सॉरी अफ्रीका नहीं, दक्षिणी सूडान है जो इसका अंतिम सदस्य देश है। ठीक है, ये प्रश्न 2 क्लियर हो गए। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अर्थात यूएनए की स्थापना कब हो गया, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कौन से विश्व युद्ध के बाद हुआ था सर, तो दूसरे विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब, 1939 से 45 ईस्वी। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हम बोल रहे हैं, तो 1939 से क्या हो गया, 45 हो गया। देखिए ये जो यूएनओ है इसके 6 अंग हैं। ठीक है, इसमें 6 गो संस्था है जो कार्यरत है, 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे पहले है सुरक्षा परिषद, क्या है, पहले है सुरक्षा परिषद। ठीक है, दूसरा इसका हो गया सचिवालय, दूसरा हो गया सचिवालय। और इसका तीसरा हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कौन हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और क्या हो गया, महासभा, क्या हो गया, महासभा हो गया। और पांचवा हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और ये छठा हो गया न्यास परिषद, कौन हो गए, न्यास परिषद। अर्थात यहाँ क्या यूएनओ में टोटल अंग कितने हो गए, 6 अंग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने बहुत सारा यूएनओ के बारे में देखा, उसके बाद और समझिए कि 6 है जो, मतलब इसमें अस्थाई सदस्य देश 5 है। टोटल 193 देश में 5 अस्थाई सदस्य देश हैं। 5 अस्थाई कौन कौन, अमेरिका, कौन कौन, अमेरिका हो गया, रूस हो गए, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गए और फ्रांस हो गया। ये जो 5 है वो अस्थाई सदस्य देश है, किसका, यूएनओ का 5 अस्थाई सदस्य देश हो गए। देखिए वहां पर कार्य के लिए भाषा को चयनित किया गया है, जो कि 6 प्रकार की भाषा है। जैसे अमेरिका, रूस का अलग भाषा, जैसे रूसी हो गया, चीन का चीनी हो गया, इंग्लैंड का आप अंग्रेजी ले लीजिए, और फ्रांस का फ्रांसीसी ले लीजिए। और भाषाएं हैं क्या, स्पेनी, क्या है, स्पेनी, स्पेनी अरबी, स्पेनी अरबी। अर्थात भाषाएं कितनी हो गई, 6 भाषा हो गई। कौन कौन, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी, और फ्रांस के फ्रांसीसी, और इंग्लैंड के क्या, अंग्रेजी, कौन भाषा, अंग्रेजी। तो 6 भाषाएं वहां के हो गए। चलिए ये हमारा सिर्फ पहला क्वेश्चन से, किससे हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन से।
दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। फिल्म लगान, जो लगान फिल्म है वो किस गीतकार कौन थे? लगान फिल्म का गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर। जो लगान फिल्म है उसका गीतकार कौन है? जावेद अख्तर। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2000 ईस्वी में। देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य की स्थापना हुई, एक गढ़, ठीक है, और 2 खंड। तो 2 खंड में कौन कौन होंगे शामिल? जैसे ये याद करने का ट्रिक है कि हम एक गढ़ को याद कर लेते हैं और 2 खंड को याद कर लेते हैं। जैसे गढ़ देखिए तो छत्तीसगढ़, और 2 खंड तो एक उत्तराखंड और दूसरा झारखंड। एक उत्तराखंड और दूसरा झारखंड। ये देखिए उत्तराखंड और दूसरा झारखंड। देखिए दोनों अर्थात तीनों राज्य 2000 ईस्वी में ही अलग हुई है। लेकिन कौन कौन राज्य कब अलग हुई है? तो जैसे झारखंड, तो ये 15 नवंबर, ये कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ। ठीक है, तो तीनों क्लियर, 2 खंड और एक गढ़ है जो 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। क्या कह रहा, देखिए ना, इसमें देखिए फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रश्न पूछ दिया, ऊपर वाला ही। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद, हमने बताया कि उसमें टोटल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, उसमें एक सुरक्षा परिषद है। के अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देख लीजिए, अस्थाई सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं। कौन से हो गए? अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में? तो अस्थाई सदस्य देश कितने हैं? 5 है। कौन कौन? अभी हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 गो अस्थाई सदस्य देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 अस्थाई सदस्य देश हैं। तो चलिए वो भी हमारा कंप्लीट। अगला प्रश्न आते हैं, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो देखिए महावीर का जन्म है वो वैशाली में हुआ। महावीर जी का जन्म कब हुआ? वैशाली में। देखिए महावीर जी के नाम सुनते ही सबसे पहले आपको ये बात याद आना चाहिए, वैशाली पहले है कहाँ? तो कुंडल ग्राम में। ये है कहाँ? कुंडल ग्राम में। वैशाली कहाँ है? कुंडल ग्राम में है। ठीक है, अब इनका जो जन्म, महावीर जी का जन्म और मृत्यु आप ले लीजिए। तो जन्म 540 ले लीजिए और मृत्यु 468 ले लीजिए। 4 2 6 6 2 8 ऐसे करके 540 में ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, और ये मृत्यु हो गए 468। देख नहीं रहे हैं, घट रहा, इसीलिए ये ईसा पूर्व में है। क्या काउंटिंग अभी उल्टी है? ईसा पूर्व 540 से 468 ईसा पूर्व में इनके क्या हुए? महावीर जी का जन्म हुए। ये देखिए ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन धर्म? जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे महावीर? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। इसके देखिए 23वें तीर्थंकर का भी नाम पूछता है, पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उसके बाद पहले तीर्थंकर भी इसके थे ऋषभ देव, पहले थे ऋषभ देव। ये हो गए कौन से संबंधित? यहाँ देखिए ये कितने वर्ष जिए? तो टोटल 72 वर्ष। कितने वर्ष? अर्थात महावीर जी जो हैं वो कितने वर्ष जिए हैं? तो 72 वर्ष। और इनकी जो मृत्यु हुई 468 ईस्वी में कहाँ हुई? तो पावापुरी अर्थात हमारे नालंदा जिला पावापुरी में हुई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने महावीर से संबंधित चीजों को बतलाने का प्रयास किया। अगले प्रश्न आते हैं सांची। क्या प्रश्न दे रहा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए अशोक, कलिंग, नरेश, अशोक। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाई गई है? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। अभी अगले प्रश्न देखते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। कौन? कबीर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, आ जाते हैं अगले प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, अगले प्रश्न हम सब देखें क्या। चलिए अगले पेज में भी अगले प्रश्न का बारे में कुछ डिस्कस कर लें। तो जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला पहले क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन यही दिया गया है ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जैसे स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। देखिए यहाँ पहले हम आपका प्रश्न लिख देते हैं, जैसे याद कौन कौन सा कम से कम रख लेना। शिक्षा मंत्री, दूसरा श्रम मंत्री, तीसरा हो गया प्रधानमंत्री रख लीजिए, उप प्रधानमंत्री रख लीजिए, खाद्य मंत्री रख लीजिए और गृह मंत्री रख लीजिए। जैसे शिक्षा मंत्री तो दे दिया, शिक्षा मंत्री कौन दे दिए? अबुल कलाम आजाद दे दिए। ठीक है, श्रम जगजीवन राम। कौन हो गया? जगजीवन राम।
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी, कौन मुंशी? के.एम. मुंशी, गृह मंत्री कैलाश, कौन? कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, देखिए हमने यहां देखा क्या, शिक्षा मंत्री तो देख लिए अबुल कलाम आजाद। श्रम, श्रम जैसे जग, अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो श्रम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जग में अगर अच्छा करना है तो अच्छा करना पड़ेगा, तो श्रम मंत्री हो गए जगजीवन, प्रधान तो याद ही रहता पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी, और गृह मंत्री जो कैलाश नाथ थे। ठीक, कौन थे? कैलाश नाथ काटजू थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की हमने कहानी आपको बताया। ठीक है, अभी आते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। पुरी, क्या जो है पुरी स्थित, जो पुरी में, उड़ीसा के पुरी में स्थित एक जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो यह 12वीं शताब्दी में चोलांगा देव राजा के द्वारा, चोल गंगा देव के द्वारा यह जो मंदिर है वो बनाई गई। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में ये मंदिर बनाई गई। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। देखिए इसमें मध्य इतिहासकालीन में पढ़ना है निजामुद्दीन औलिया के बारे में, जो कि इसके दरगाह अर्थात मरने के बाद जो कब्र होते हैं वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसमें देखिए निजामुद्दीन औलिया ने एक व्यक्ति को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक को ये बातें कही थी कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। ठीक है, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। अब देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ देते हैं कि इनमें से किन दोनों के बीच में मतभेद था? तो जैसे गयासुद्दीन तुगलक वंश के थे, और निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों के बीच में क्या था? मतभेद था। चलिए, तो अब यहाँ देखिए हम बोल क्या रहे हैं, किसके बीच में मतभेद था? तो गयासुद्दीन तुगलक से क्या था? इसको मतभेद था। और इसका मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद, कहाँ? तुगलकाबाद में है। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। देखिए इसके गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था कौन सी? मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसके मृत्यु कौन करता? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण उसका पुत्र ही है मोहम्मद बिन तुगलक ही है जो उसके मृत्यु का कारण है। इसका कहानी ये था कि लकड़ी के महल, जब ये कौन? गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया में मतभेद था, तो निजामुद्दीन को औलिया को मारने के लिए वहां जा रहे थे दिल्ली, और उसी दौरान निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि उसको दिल्ली तक पहुंचिए नहीं देंगे। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में षड्यंत्र रचता है और लकड़ी के महल बनाते हैं, और वो लकड़ी के महल में जब वो राजा रहते हैं, और उस दौरान बाहर में सैनिकों का शायद ट्रेनिंग कुछ वगैरह दिया जाता है हाथी वगैरह से, तो उस महल में ही टकरा दिया जाता। कुछ इतिहासकार का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उस महल में आग लगा करके उसको गयासुद्दीन तुगलक को मार दी गई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें साथ था। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करा, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। जैसे देखिए ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, इस तरीके से ये हमने ग्लोब बनाया, इसमें देशांतर रेखा ऐसे खींचे। ठीक है, ये हमारा कौन रेखा हो गया? देशांतर। ऐसे खींचे हैं देशांतर, सब रेखा यहीं से खिंचाएगी। ठीक है, देशांतर रेखा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या कि अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो देखिए 1 डिग्री, तो 15 डिग्री जैसे हम बढ़ गए तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न हमसे पूछ दे कि कितने डिग्री देशांतर रेखा को बढ़ेंगे तो 1 घंटे का अंतर होगा। तो 15 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 1 घंटे का क्या होता है? अंतर होता है। चलिए बहुत अच्छा, तो ये देखते हैं हम ग्लोब। उसके बाद देखिए इसी का प्रश्न दूसरा भी दिया, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का क्या है? अंतर है। इसका क्लास हमने डीपली लिए थे जब 9th क्लास वाले को हम SST पढ़ा रहे थे, उस दौरान वो वीडियो भी इसी चैनल पे मौजूद है। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप रहा।
बीच से विषुवत रेखा रही। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें मानक समय रेखा, पहले इस सब बातों को भूलिए, मानक समय रेखा यहाँ से खींची गई है, अर्थात इंग्लैंड से, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये ग्लोब को खोल करके बतला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ भी रेखाएं हैं, इस तरफ भी रेखाएं हैं, मिला जुला करके इस तरफ जो टोटल देशांतर रेखा की संख्या 360 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 360 180 रेखा इस तरफ और 180 रेखा इस तरफ है, ठीक है। अब इसके अगर 1 डिग्री देशांतर बढ़ते हैं, 2 डिग्री बढ़ते हैं, 3, तो जैसे ही 1 डिग्री बढ़िएगा तो आपको मिलेगा समय कितने, 4 मिनट का अंतर। और अगर आप 15 डिग्री बढ़ गए तो 1 घंटे का अंतर मिल गया। यहाँ पे है क्या, भारत, यहाँ पे क्या स्थित है, भारत स्थित है। अब देखिए ये भारत है और ये मेन है। अब इसमें देखिए ना कि 4-4 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है। तो भारत और ये जो इंग्लैंड का ग्रीनविच है और भारत के मानक समय रेखा है, इन दोनों में बीच का अंतर कितना है, 5.5 घंटे का। कितने, 5.5 घंटे ये आगे है। अगर अर्थात यहाँ 7 बजता रहेगा तो यहाँ 12:30 बजते रहेंगे उसी समय। तभी तो बोले जाते हैं ना कि यहाँ दिन और रात वाले में किधर दिन है और उधर रात है। अभी का जैसे समय यहाँ देख लीजिए, मानिए 3:30 बज रहा, तो वहाँ कितना बज रहा होगा, तो 3:30 में इंग्लैंड में 5 घंटा पीछे चले जाइए आप, ठीक है। तो अर्थात लमसम 5.5 घंटा घटा दीजिए तो उतना वहाँ पे समय हो रहा होगा। इसके देखिए कौन सी दिशा में, इस तरफ पड़ती है पूर्व दिशा और इस तरफ पड़ती है पश्चिम। जब ग्रीनविच से अर्थात इंग्लैंड के ग्रीनविच से जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय को प्लस कर देना होता है, और जब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय को घटा देना पड़ता है। ये हम वहां भी बताए थे। और यहाँ देख लीजिए भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं ये हमने भी बताया था। तो जैसे इनमें हम बताए थे कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये राज्य से कौन, भारत के मानक समय रेखा गुजरते हैं। इस पे भी हमने एक ट्रिक बताया था, क्या, आओ क्षमा उत्तर दो, आओ क्षमा उत्तर दो। तो जैसे यहाँ हमने आ से उड़ीसा लिया था, ठीक है, क्षमा से छत्तीसगढ़ लिया था और उ से उत्तर प्रदेश लिया था, और क्षमा म से मध्य प्रदेश लिया था और आंध्र प्रदेश लिया था, ठीक है। आओ, ओ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार आओ क्षमा उत्तर दो हमने वहां बताया था। अभी आते हैं सर अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न देखिए, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है। जैसे देखिए ये जैसे पृथ्वी है, अब इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। अब इसको हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, कौन सी, विषुवत रेखा से। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो देखिए यही भारत पूछ रहा, भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। बीच से अगर एक रेखा खींच दें तो ये देशांतर रेखा हो जाएगी। कौन रेखा, देशांतर रेखा। तो इस तरफ पश्चिमी देशांतर और इस तरफ पूर्वी है, ठीक है। तो भारत देख लीजिए कहाँ है, भारत यहाँ है, अर्थात भारत के बारे में हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। तो ये पार्ट किधर का हो गया, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध का ही हो गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक तो काफी फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम, एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। इस पे डिस्कस क्या करना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दी जाती है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। जैसे देखिए इसी प्रश्न पे एक हमने छोटा सा वीडियो इसी चैनल पे दिए थे कि भारत में जो आम चुनाव है 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। इसी में खान सर का एक वीडियो था छोटा सा वायरल, और मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी भाषण दे रहे थे ऐसा कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए था। उसी में खान सर का कहना था कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 1950 ईस्वी में डेट हो चुकी थी उनका, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेट हो चुका था 1950 में। अभी हमने ऊपर भी पढ़ाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री थे। तो लेकिन देखिए जैसे अंतरिम सरकार जो 1947 ईस्वी में गठित हुई थी ना, उस समय की वो हम जो सभी मंत्री परिषद जो पढ़ाए वो उस समय का है। और यहाँ देख लीजिए लेकिन चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव सभी लोगों के द्वारा। अंतरिम सरकार की जब बैठक हुई थी, गठन हुई थी, उसमें भी चुनाव हुए थे, बट यहाँ आम चुनाव, आम लोगों का चुनाव जो था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत में कब हुई थी, 1950 से 52 ईस्वी में। कब हुई थी, 1950 से 52 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए इस समय का जो चुनाव था,
इस समय का जो चुनाव था 497 सीट पर हुई थी, ठीक है। टोटल सीट कितना था, जिसमें से 364 सीट अकेले कांग्रेस लाए थे। कौन लाए थे, कांग्रेस पार्टी से आई थी और उनका क्या बना था, सरकार बना था, ठीक है। अभी अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितनी गुनी अधिक है। तो 6 गुनी अधिक है। किसका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये मान लीजिए पृथ्वी। अभी दोनों में इसका अगर 1 है गुरुत्वाकर्षण तो इसको आप 1 गुना क्या कर दीजिए, 6 है, क्योंकि बढ़ जाती है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कुछ प्रश्न पूछते थे, जैसे कि किसी व्यक्ति का भार अगर पृथ्वी पर 10 केजी, भार बोले तो द्रव्यमान, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 60 का 1/6 हो जाएंगे, अर्थात वह 10 केजी उसका द्रव्यमान कहाँ हो जाएंगे, चंद्रमा पर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना गुना ज्यादा है, तो पृथ्वी पर 6 गुना द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, किसकी तुलना में, चंद्रमा पर की तुलना में, ठीक। अभी आगे आइए, अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया है, सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलती है। जाहिर सी बात है कि सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलती है, इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, जैसे इस दिशा में, मान लीजिए पहले पश्चिम पृथ्वी है तो पश्चिम से पूरब ऐसे घूम रही है पृथ्वी, इसीलिए सूर्य हमेशा कहाँ निकलती है, पूरब में निकलती है। जैसे देखिए पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्या है, ग्रह। टोटल ग्रह की संख्या 8 है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनमें से कुछ ग्रहें पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती, और कुछ ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो देखिए इसमें हम आपको बतलाने वाले हैं 8 ग्रह में मात्र 2 ऐसा ग्रह है, मात्र 2 ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, और वो एक है शुक्र, कौन से हैं, शुक्र हैं, और दूसरा है अरुण, शुक्र और अरुण। मात्र क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, कौन से ऐसे ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में, पूरब से पश्चिम तो 2 हैं, कौन है, शुक्र और अरुण। बाकी के जो शेष ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, और पृथ्वी पर सूर्य पूर्व की ओर निकलना भी यही कारण है कि पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना। ये प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, जन घनत्व क्या पूछ रहा, जन घनत्व क्या होता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को जन घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा, इस कमरे का क्षेत्रफल भी मान लीजिए कि 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इस कमरे का। एक बी कमरा इधर भी है, इसका भी 10 मीटर ही स्क्वायर क्षेत्रफल है। इधर 10 लोग नहीं 20 लोग हैं, इधर 20 लोग हैं, और इस तरफ 50 लोग हैं। अब बताइए जब 50 लोग हैं तो नजदीक नजदीक रहेंगे ना, तो इसीलिए, और यहाँ 20 लोग हैं तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर है। अब इन्हीं में पूछता है कि जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व को कहते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मनुष्य रह रहे हैं। अब इनका देखिए, इनमें जन घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इनमें जन घनत्व क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या होगी। अभी आते हैं अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में खत्म हुई थी। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, टोटल जैसे पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, किसके द्वारा बनाई जाती है, योजना आयोग। और देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च, कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था, 15 मार्च 1950। योजना आयोग नहीं, सॉरी, 1951-52 योजना आयोग की स्थापना, देखिए ईस्वी हम कुछ भूल रहे हैं। योजना आयोग की स्थापना है वो हुआ था कब, तो 1950 ही लीजिए, हटाइए, क्योंकि शायद 10th क्लास में ये प्रश्न लग रहा पूछा गया था, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950। अभी देखिए टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। जैसे योजना आयोग में 5 वर्ष का योजना बनाया जाता था, 5 वर्ष का योजना बनाया जाता था। टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले सभी पंचवर्षीय योजना का काल लिख लीजिए। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में हुआ, दूसरा 56 से 61 हुआ, तीसरा 1900 में ही है
1961 से 66 हुआ। जैसे देखिए इसमें पंचवर्षीय योजना हम क्रम कैसे याद कर लें। 3 पंचवर्षीय योजना लगातार 5-5 साल में हुई है। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, उसके बाद तीसरा 61 से 66, 5-5 साल में 3 हो गई। उसके बाद 3 साल का गैप होता है, अर्थात 67-68 में नहीं होकर के 69 में हुआ, 1969 में हुआ, और 69 के बाद ये चला 74। फिर यहाँ आते हैं 74 में शुरू हुआ और ये चलना था इसको 79 तक, चलना था 79 तक, लेकिन यह 78 में ही समाप्त हो गया। हम 5 याद कर लिए हैं कैसे, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, उसके बाद 67-68 गायब, उसके बाद 69 से 74 चला, 69 से 74 चला, उसके बाद 74 से चलना था 79, लेकिन 79 से पहले ही 78 में ही खत्म हो गई, तो 74 से 78 हो गया। अब 79 खत्म, उसके बाद 80 भी, तब चली 80, 1980 से 85 चला, उसके बाद 1985 से 90 चला, ये 2 लगातार चले। देखिए हमने कैसे याद किया, उधर अभी लिखेंगे आपके सामने, 90 तक चला, 90 के बाद देख लीजिए फिर गायब हुआ, तो 92, और 92 से चला कब 97, और 97 से चला कब तो 2, और यही प्रश्न दिया 9वीं पंचवर्षीय योजना ना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई, समाप्त कब हुई, अगर खत्म पूछ रहा तो 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए ना 2002 में खत्म हुई। कब हुई, 2000। शुरुआत कब हुई, 97 में हुई। इसके बाद 2 के बाद फिर हुआ 2 से चला कितना तो 7 तक चला, फिर 7 से 12 तक चला, और 12 से चलना था 12-5 कितना, 12-5 होता है कितना 17, लेकिन ये 2015 में ही बंद हो गया, 2015 में ही क्या हो गया, बंद हो गया। तभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हमने कैसे याद किए, फिर से देख लीजिए, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर गैप है 69 से 74, 74, फिर 74 से चलना था 79, लेकिन चला 78, फिर 79 गायब, फिर 80 से चला कितना 85, फिर 85 से चला कितना 90, 90 में फिर गायब हुआ, तो 92 से चला कितना 97, फिर 97 से 2002, फिर 2 से चलना था 7, फिर 7 से चला 12, और 12 से चलना था 12-5 17 तक, लेकिन 2015 ईस्वी में ही इस योजना आयोग को 15 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या की गई, इस योजना को समाप्त कर दिया गया, और इसके जगह पर नीति आयोग लाई गई 2015, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। तो पहले ये क्रम हमें अवश्य याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी से पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली। देखिए वास्को डी गामा का भी क्लास हमने लिया है, भारत की खोज क्लास 9th में ही पढ़ना है, उसका भी डीपली क्लास ली गई है इसी चैनल पे, आप सब लोग जा करके वो वीडियो अवश्य देखें, भारत की खोज उसमें लिखा होगा। तो जैसे पहले यहाँ आने वाला कौन था, पुर्तगाली, कौन आया, पुर्तगाली। जैसे देखिए भारत की खोज ही किया है पुर्तगालियों ने, भारत की खोज किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। जैसे देखिए वास्को डी गामा, इस पुर्तगाली में शामिल कौन है, वास्को डी गामा। इसे देखिए प्रश्न पूछेगा प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो वास्को डी गामा, ठीक है, वो किस देश के थे, तो पुर्तगाल। अगर यूरोप से सबसे पहले भारत आने वाला वास्को डी गामा कब आया, 1498 ईस्वी में। कब आया, 1498 ईस्वी में। जमोरीन नामक व्यक्ति वहां इसे मिले और स्वागत किए, बदले में बहुत सारे इनको शायद गोलकी वगैरह दिया गया था, जिसे इनकम इनका क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। देखिए तो सबसे पहली बार पुर्तगाली मतलब सबसे पहली बार भारत कब आया वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी को। दूसरी बार भी वास्को डी गामा भारत आया था, एक जगह प्रश्न हम देखे थे, तो वो 1502 ईस्वी में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, 1502 ईस्वी में आया, ठीक है, 2 बार तो हो गए। अभी यहाँ चलते हैं यूरोपीय कंपनी लेते हैं, कुछ क्या लेते हैं, यूरोपीय कंपनी। तो देखिए यूरोपीय कंपनी में शामिल कौन कौन है। जैसे देखिए कंपनी भारत आने वाला यूरोप से पुर्तगाली, कौन से, पुर्तगाली हो गए पहला। दूसरा कंपनी डच हो गया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनमार्क हो गया, और सबसे लास्ट में आई है फ्रांसीसी, ठीक है। देखिए पुर्तगाली तो डेट आपका लिखा हुआ 1498, डच आया 1595 में,
ईस्ट इंडिया कंपनी आई पूरी 1600 में, डेनमार्क आया 1616 में और फ्रांसीसी आए 1664 में। जैसे देखिए आपको प्रश्न यहाँ पूछ कैसे सकता है, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कब आई, कौन आई, पुर्तगाली। सही क्रम भी आपसे पूछ सकता है, पुर्तगाली डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनमार्क और फ्रांसीसी, 5 कंपनी है, पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क, फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में आने वाले कंपनी कौन थे भारत में यूरोप से व्यापार करने की दृष्टि से, फ्रांसीसी कब आए 1664। क्रम कैसे याद रखना है, 1498, फिर 1500, 1595, 1498, देखिए मात्र सिंपल है 1498, ठीक है, 1595, उसके बाद तीसरी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो 1600 ईस्वी में आई। उसके बाद आता है कौन, डेनमार्क, जो 1616 में आता है, और उसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में 1664 में आता है। ईस्वी क्या हो गया, ईस्वी याद है, 98, 1498 कौन आया, पुर्तगाली, 1595 कौन आया, तो पुर्तगाली के बाद डच आए, और डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, और 1616 ईस्वी में एक आया और दूसरा 1664 ईस्वी में आया। तो देखिए जो डेनमार्क आई 1616 में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आई 1664 ईस्वी में। पहले पुर्तगाली डच, कौन आया, पुर्तगाली डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क, फ्रांसीसी, पुर्तगाली 1498, उसके बाद डच आए कब, 1595, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, उसके बाद डेनमार्क कंपनी आई 1616 में, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई 1664 ईस्वी में। इस तरीके से हम क्रम भी याद रखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न अगर पूछा है तो इससे भी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दे रहा, डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गया था। तो देखिए ये जुरासिक युग, कौन से, जुरासिक युग में डायनासोर क्या हो चुकी थी, पृथ्वी पे से विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था। मतलब ये जो व्यक्ति है यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था, तो सैयद के शासनकाल में थे। चलिए इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहे गए थे। देखिए ये कहे कब थे, इसमें पहले समझ लीजिए। जैसे गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, क्या करा, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 30, 31, 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। प्रथम तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद सरोजिनी नायडू भी इस सम्मेलन में भाग ली हैं। ठीक है, महिलाओं में सरोजिनी नायडू भी सम्मेलन में क्या ली थी, भाग ली थी, शायद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अभी पहले वो बात छोड़िए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सरोजिनी नायडू भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। ठीक है, अब जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी 1931 ईस्वी में इंग्लैंड गए, तो वहीं पर विंस्टन चर्चिल ने सबसे पहली बार महात्मा गांधी को देखा एक धोती में, और विंस्टन चर्चिल के मुख से निकला ये अर्धनंगा फकीर है। तो मतलब वैल्यू सबसे ज्यादा गांधी जी का, और ये हो नहीं रहा है, मतलब समझौते हो नहीं रहे थे, तो वही गए ना, तो वो विंस्टन चर्चिल देखा तो बोले ये तो अर्धनंगा फकीर है, तो ये उनका उपनाम। तो इसलिए अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल किसको बोले, महात्मा गांधी को। जन्म महात्मा गांधी 1869, 2 अक्टूबर, मृत्यु 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोड्स ने इनको गोड़ लगा और गोली मार दिया, ये कहानी आप सब जानते हैं। चलिए अब इसी उपनाम में यही गांधी जी को किसी ने महात्मा का हक के पुकारते थे, कौन, महात्मा कोई राष्ट्र पिता कहते थे और कोई बापू कहते थे। देखिए यहाँ क्या, अर्धनंगा फकीर तो विंस्टन चर्चिल, और यहाँ पर क्या, उसके बाद महात्मा क्या के पुकारे, आरएनटी ने, कौन पुकारे, आरएनटी ने। राष्ट्रपिता बोलते थे सुभाष चंद्र बोस, कौन बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस। बापू तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए महात्मा गांधी का जैसे विंस्टन चर्चिल अर्धनंगा फकीर बोल दिया, उसके बाद महात्मा कहे तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपिता और बापू सुभाष चंद्र बोस, इनका उपनाम महात्मा गांधी को पुकारू नाम था, तो इसीलिए उपनाम हो गया। चलिए महात्मा गांधी से भी आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। चलिए अभी आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दे रहा है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो
नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, बस इसको याद रखिए ना सर, मोहम्मद तुगलक। देखिए तुगलक वंश में ही हमने अभी आपको बताया था ऊपर, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे निजामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छा नहीं था। तो अब तुगलक वंश के स्पेशल सुफड़ा साफ करते हैं। कौन से वंश? तुगलक वंश, तुगलक वंश। देखिए ये सब मध्यकालीन इतिहास में जो वंश है वो पढ़ना। जैसे देखिए मध्यकालीन इतिहास के बहुत सारे वंश का, जैसे क्या था, गुल खिला तो सुगंध लो, तो सुगंध लो। जैसे देखिए इसी में सभी वंश का नाम खिला, जैसे क्या है, गुल खिला। कौन खिला? गुल खिला। तो गुल से गुलाम वंश, ठीक है। ख से खिलजी वंश, ठीक है। उसके बाद गुल खिला तो सुगंध लो, गुल खिला तो सुगंध लो। उसके बाद तुगलक वंश, गुल खिला तो सुगंध लो। जैसे पहले गुलाम वंश, फिर आते हैं खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, और 5 वंश है इसमें, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश, ठीक है। इसमें टोटल 5 वंश हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखिए तो इसमें हम सब तुगलक वंश में चल रहे हैं। कौन वंश में चल रहा है? तुगलक वंश में। अब देखिए तुगलक वंश का जो स्थापना था वो 1320 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1320 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन की है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक यही है व्यक्ति जिसको निजामुद्दीन औलिया से संबंध नहीं था, तो इसके पुत्र कौन? मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे मात्र 5 साल के ही गद्दी पर रहा, 20 में बैठा और 1325 में उसकी मृत्यु कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक 25 से 51 तक रहा, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं नसरत शाह तुगलक, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता कौन है? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो 1394 में, कब? 1394 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो जाता है। जैसे देखिए तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह, और फिरोज शाह के बाद आते हैं नसरत शाह, और सबसे लास्ट में आते हैं कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1394 में उनका कहानी खत्म, तुगलक वंश समाप्त। चलिए बहुत अच्छे। अब यहां देख लीजिए, आ गए फिर से वही प्रश्न जो हमने ऊपर रिपीट किया था। योजना आयोग जो नीति आयोग, अर्थात जिस योजना आयोग तो पहले था, कब? 1950। नीति आयोग 2015, नीति आयोग 2015 1 जनवरी। इसका अध्यक्ष कौन होता? तो इसका अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए तो प्रश्न यहाँ आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सबसे प्रथम योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? नहीं, प्रश्न ऐसे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए, वर्तमान में पूछ दे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रधानमंत्री तो होते हैं, अब इनके साथ में और भी मंत्री परिषद मतलब कार्यकाल के लिए क्या होते हैं, इसके सदस्य लोग होते हैं शामिल। किनके साथ में? अध्यक्ष को सपोर्ट करने के लिए। नीति आयोग इसलिए लाई गई कि जैसे योजना आयोग इसलिए लाया गया था कि पहले 5 साल में क्या करना है, जो योजना बना लेना है। ये बात था जब आजादी मिली, अर्थात जब योजना आयोग चलता था तब नरेंद्र मोदी जी बोले अब ये नीति आयोग में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कि पहले ही, मतलब जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस पर हम सब खर्च करते चले जाएंगे, 5 साल तक के सोच करके रखना जरूरी नहीं है। देखिए अगले प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। प्रश्न क्या पूछ रहा? भारत में पंचायती राज आरंभ कब हुआ? 1959 ईस्वी से। राजस्थान से शुरू हुई थी 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुई? तो जो विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू हुआ। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जैसे देखिए सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन का सदस्य 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए कोलंबो में हुआ था। इसमें जितने भी साउथ के देश सभी लोग शामिल हैं, इनका क्या होते हैं? इनका सदस्य होते हैं। इनका क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इनका एक सम्मेलन पूछा, यही 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ था। अगले प्रश्न, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में। भवन को लुढ़का नहीं सकते हैं, इससे याद हम
किए थे, आप भी याद कर लीजिए कि भवन को कभी लुढ़काया नहीं जा सकता, इसीलिए जब भी प्रश्न पूछे केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। टोटल महाद्वीप अर्थात महाद्वीप पूछे या महादेश पूछे तो 7 जैसे ले लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा, और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7 महादेश हमने ऐसे ले लिए, इसमें सबसे बड़ा एशिया महादेश, यही प्रश्न पूछा, एशिया महादेश। ठीक है, इनमें हम इसी चैनल पे उसका एक आयुष्मान भारत करके उसके सब उन्होंने सब क्षेत्रफल बताया था। ठीक है ना, जैसे 170 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी वो तो शायद देश का लग रहा बताए थे, महादेश का नहीं बतलाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी 7 महादेश, उसमें हमने उस वीडियो जो दिया था उसमें 7 बड़े देश का क्षेत्रफल था। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार रूस का क्षेत्रफल था 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। इस सेट को पहले खत्म कीजिए, कहानी तो हर वीडियो में होता रहेगा। पृथ्वी भूमध्य रेखा व्यास, मतलब कहने का मतलब ये जो पृथ्वी है इसका जो बीच का है वो व्यास कितना है? तो देखिए लगभग में हम 12,000 याद करके रख सकते हैं। ठीक है, आप भी याद कर लीजिए। ऐसे देखिए 12,756 किलोमीटर है। अब इसकी त्रिज्या अगर पूछ दे तो लगभग में 6400 किलोमीटर क्या होते हैं? पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें ऊपर घटते हैं तो इसका क्या होगा? व्यास क्या होता है? हमेशा घटता चला जाता है। व्यास क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये फुटबॉल में डीसीएम ट्रॉफी दी जाती है। अगले प्रश्न देखिए, किस नगर में 4 मीनार है? देखिए ना, हैदराबाद में सर 4 मीनार, हैदराबाद का फेमस। रेगिस्तान में वन रोपण क्या बाधा है? तो कम वर्षा। अब रेगिस्तान में बालू जहां पे वहां पे जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग पूरे रेगिस्तान है, अब वहां पर वन कैसे लगाएंगे? क्यों? क्योंकि वर्षा की वहां क्या है? कमी है। फिर भी मतलब इस योजना पे काम की जाती है कि उसमें वन लगा सके। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो देखिए मुद्रास्फीति के समय व्यापारी वर्ग लाभ में रहता है। शायद में भी आप सब लोग पहला वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बताया था मुद्रास्फीति क्या होता है। जैसे किसी वस्तु, कोई भी वस्तु का रेट, वस्तु का मूल्य, जब बाजार में वस्तु जब ज्यादा बिकने लग जाए ना, बाजार में वस्तु जब ज्यादा बिकने लग जाए तो उसके मूल्य में बढ़ा देना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। जैसे आज ये पेन 10 रुपया में बिक रहा है बाजार में, और इस पेन को खरीदने वाले हजारों व्यक्ति अगर आ जाएं और जैसे ही पेन का बिक्री अगर बढ़ जाए तो इस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। यही मुद्रास्फीति कहलाते हैं। और इसमें लाभ तो व्यापारी का ही होगा। आज ये पेन हम 10 में बेच रहे थे, कल 20 में बेचेंगे। ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति में हमेशा लाभ होता है व्यापारियों वर्ग का। ठीक है, आगे प्रश्न आइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत, क्या प्रश्न दिया? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। अगले प्रश्न का उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, जो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। और इसमें अगर राज्य पूछता तो हम लेते पश्चिम बंगाल, जो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा राज्य है। अगर यही चीज गेहूं पूछ देता तो गेहूं हम सब ले लेते उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब है जो गेहूं का उत्पादन में अग्रणीय है। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? जापान के एन है। जैसे जैसे रुपया है, अभी 10th क्लास में ये प्रश्न था, सॉरी आप सब नहीं, रुपया। तो भारत में रुपया चलती है, नेपाल में रुपया चलती है, पाकिस्तान में रुपया चलती है। अब यही अगर बांग्लादेश रहता तो बांग्लादेश में टका चलता है, बांग्लादेश में टका हो गया। अमेरिका हो गया, यूएसए में डॉलर हो गया। ठीक है, डॉलर हो गए। अभी यूरोपीय संघ में कौन सी मुद्राएं चलते हैं? आप सब लोग कमेंट कीजिए। जो यूरोप जैसे रूस वगैरह, जो एक यूरोपीय संघ में कौन सी मुद्राएं चलते हैं, ये कमेंट करना आपका काम रहा। क्योंकि आप भी कुछ मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने एक दूसरे को, क्योंकि कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट के लोग पढ़ेंगे और आपका काम होगा। देखिए योजना आयोग का गठित कब हुआ? यही प्रश्न ऊपर हम कंफ्यूज हो रहे थे, 1950, 51, 52 कर रहे थे, बट योजना आयोग की स्थापना 1950 में ही हो गई और इसका जो काम में होना शुरू हो गया वो 1951 से हो गया। और यही योजना आयोग हम बोले थे कि 12 योजना आयोग है। क्या आपको याद है? अब हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए फिर भी हम इसका रिपीट कर देते हैं। प्रथम योजना आयोग 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर बोले क्या गैप, फिर गैप था 67, 68 गैप था 69, 69 से फिर चला 74,
फिर 69 से 74, 74 से चला 78, चलना था 79 में लेकिन 78 में समाप्त। उसके बाद 79 खत्म, 80, फिर 80 से चला 85, फिर 85 से चला 90, 85 से चला कितना 90, फिर यहाँ चला 92 से, 92 से 97, फिर चला 97 से 2, और फिर चला 2 से 7, फिर 7 से चला 12, और 12 से चला 17, 17 में नहीं चल के 15 में ही समाप्त हो गया। यही पंचवर्षीय योजना का क्रम है, यूं याद होना चाहिए आपको ऐसे। नहीं तो जैसे अभी आपसे ऊपर का प्रश्न पूछा था ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई, 2002 ईस्वी में। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकती है सर कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो जाहिर सी बात जब ये खत्म हुआ उसके बाद ही शुरुआत होगा 2, और खत्म कब हुआ, तो कब हुआ 7 में। ठीक है, तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। ये ग्लोब है, इसके बीच से भूमध्य रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन नदी है? तो कांगो नदी है। ठीक है, जो उसको 2 बार काटती है। अगले प्रश्न आ जाइए, अगले प्रश्न आइए, क्या है, करा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? सिनेमा के क्षेत्र में। सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, मतलब जो अच्छे सिनेमा होते हैं उनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, भारत कोकिला, कोकिला सरोजिनी नायडू फेमस है, और यही सरोजिनी नायडू के बारे में हम कह रहे थे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है ना, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू का, ये उपनाम उसका है सर। अगले प्रश्न आइए, दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए लैक्टोमीटर डाल करके दूध की क्या की जाती है? शुद्धता की माप की जाती है। अगले आते, कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी का मापक कितना होता है? ये मापक दिया है, इससे प्रश्न आगे बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। वो 2.5 बाई 3.1/4 इंच का है। चलिए अगले आते हैं, और है क्या इसमें प्रश्न? हाँ सर, और है कुछ प्रश्न। चलिए ये भी पेज है, लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं। इसी प्रकार आप सब लोग क्या करिए, बने रहिए, मौका हमें भी दीजिए और अच्छे करने का, क्योंकि साथ में बहुत अच्छे होंगे इस चैनल पे, छोटे छोटे अभी तो चैनल को मेंबर्स मतलब खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग, जैसे डिस्कस आज हम कर रहे हैं, बट स्टोरेज कम और कम की वजह से अब ज़्यादा किसी टॉपिक्स को छेड़ा नहीं जा रहा है, वरना फिर इसी प्रकार सभी चीज़ों का नोट्स बना करके एकदम क्लियर से इत्मीनान से, क्योंकि पढ़ के पढ़ाने में जो मज़ा है वो तो कहीं है ही नहीं है किसी दूसरे जगह। ठीक है, तो चलिए एक पेज और है, यहाँ और समय दे देते हैं, फटाक से कर लेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों करते हैं। ठीक है, इसका भी डिस्कस हम सब करेंगे। आगे देखें, किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइड है वो ब्लैक लेड कहे जाते हैं, और ग्रेफाइड ही यह कहता है विद्युत का एक क्या है? सुचालक होते हैं, अधातु के रूप में होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। अगले आते हैं, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रॉकेट जो है नियोप्रीन है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, अगले प्रश्न आइए सर, क्या करा, किसका अंतर आणविक बल छिन्न होता है? हीलियम। जैसे हीलियम गैस है ना, जो दो कण के बीच में इसमें बल है जो एकदम छिन्न होता है, एकदम कमजोर होता है, इसलिए सबसे हल्के गैस तो हीलियम को ही लिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये हीलियम और इसके वजह से ही, हाइड्रोजन और हीलियम के वजह से ही जो सूर्य है, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन, उसमें किसके? सूर्य हीलियम के रूप में बदलने के कारण ही जो सूर्य है आज इतना उष्मा मतलब दे रही है, आज क्या कल भी दे रही थी और देते भी रहेगी आगे समय तक के। अगले प्रश्न आते हैं, लोहे की परत किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? जिंक। जैसे लोहे की परत पर जिंक के जो परत चढ़ाए जाते हैं उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण की क्रिया हम सब कहते हैं उसको। ठीक है, आगे आते हैं, सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? कॉपर, जो तांबा है वो सिक्के बनाने में उसका प्रयोग होता है। आगे आते हैं, क्या दिया गया? प्राकृतिक मोती जो है एक क्या है? मोलस्क है। क्या मोलस्क है? अगले प्रश्न, रेगिस्तान में स्टार्च, रेगिस्तान नहीं दिया है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से। किसी भी चीज, कोई भी चीज का पाचन, जैसे भोजन हमने किया तो सबसे पहले जैसे ही भोजन किया ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो गया। ठीक है, अब ये दूध पीता बच्चा शायद है, स्तन जो है, स्टार्च का पाचन, जो छोटा बच्चा दूध पीते हैं उसका स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से। अब हम भोजन करेंगे तो हमें भी मुख से ही, जैसे ही उस भोजन को चबाएं ना, और उसके बाद चबाने के बाद लार उसमें जो मिला, टाइलिन एंजाइम्स उसमें मिले, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, और भोजन का पाचन भी मुख से ही शुरू होता है, तो ये मुख होंगे। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न क्या दिया?
और प्रकाश का वेग कितना होता है किलोमीटर में, ये तो गलत दिया है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। अगर ये किलोमीटर, सॉरी सर किलोमीटर में दिया तो सब सही है, क्योंकि इसमें जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये आप याद रखिए ना कि प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगले प्रश्न आते क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन की खोज अभी हमने बताया जे थॉमसन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.000 एकदम इत्मीनान से 3 गो लगाइए, 2 गो 5 दीजिए। AMU एस का अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, एकदम फेमस प्रश्न। उसके बाद किसी ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में जानते, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा KWH, जो घर में यूनिट बिजली जो मापी जाती है वो KWH वही तो है। आगे आते हैं क्या करा, ऊर्जा का विमा होता है MLT, विमा हमेशा MLT में होती है, दोनों पर स्क्वायर, एक पर इनवर्स 2 लगा दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किस विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है, तो जैसे यहाँ पर होता है क्या, जल की स्थितिज ऊर्जा को, वो जो विद्युत बनती है ना, पानी आया और जल से, जल विद्युत परियोजनाएं जो होते हैं उसमें जल की स्थितिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। इसका भी डीपली चर्चा हम करेंगे, अभी नहीं लेकिन फिलहाल, ठीक है। आगे आते हैं देखिए कुछ ही प्रश्न और है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता, देखिए रोनाल्ड रॉस, ये बताया था, रोनाल्ड रॉस बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने के कारण होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए रोनाल्ड रॉस होगा इसका। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, जैसे देखिए आम को कैसे खाते हैं, छिलका को बिग दिए और गुठली को भी बिग दिए, खाए बीच वाला ही भाग ना, इसीलिए वो मध्य फल भित्ति खाते हैं। अब अगर यही चीज पूछता अंगूर, तो पूरे खा जाते हैं, तो पुष्प फल भित्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी का सिर्फ छिलका ही खाते हैं, ठीक है ना, तो किसका है जो सिर्फ छिलका ही खाया जाता है, बाकी सभी कुछ बिक देते हैं। जैसे छिलका ही सिर्फ खाने वाला भाग कोई है जो बिक देते हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा कि कोई है जिसको छिलका ही खाते हैं। ऐसे मध्य फल भित्ति है, ठीक है। किसी का बीज खाते हैं हम सब, जैसे गेहूं का क्या हो गया, बीज ही खाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण है, पत्ती पर नागफनी के कांटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनेमो का खोज किसने किया, फैराडे ने किया, डायनेमो का खोज किया। तो बहुत अच्छे तरीके से इस सेट को हमने बताने का प्रयास किया, और भी हमारा उम्मीद रहेगा कि इसको हम सब क्या करें, बहुत अच्छे से इस क्लास को लेने का प्रयास करें, क्योंकि BSSC के एग्जाम एकदम यूं ही क्लियर हो जाए, इसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों का मंथन करना होगा। अब मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके का भी हम सबको क्या करना होगा, अरे उसको डिस्कस करने होंगे। तो अभी तीसरे सेट में और प्रयास किया जाएगा कि इस सेट से काफ़ी बेस्ट हों। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे सेट के साथ अगले क्लास में। चलिए धन्यवाद।